बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब मिडिल ईस्ट की जंग की बात कर लेते हैं। जंग छिड़ चुकी है। पहले लग रहा था कि छिटपुट होगा और उसके बाद फिर दोनों शांत हो जाएंगे, अमेरिका ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और ये प्री सीज फायर लेवल पर ये लड़ाई पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बहुत बड़ा हमला किया है। कल रात को ईरान के कोनारक और चाबहार समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक हुई है। इससे पहले कल 80 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। चाबहार के पास ईरानी मिलिट्री बेस पर अमेरिका ने हमला किया है। इसके अलावा बुशहर पर और सिस्तान में भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज़ों ने बहुत भीषण बमबारी की है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRRB के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अबू मूसा आइलैंड पर कुल 10 ब्लास्ट हुए हैं। चाबहार में अस्पताल को निशाना बनाया गया है। ईरान ने फिर काउंटर अटैक किया। उसने बहरीन में और कतर में अमेरिकी बेसेस को फिर निशाना बनाया। अब ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ये सब कुछ जारी रखा तो उसके एक हमले के जवाब में हम 20 गुना हमला करेंगे। इसके बाद फिर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान तो गिड़गिड़ा रहा है हमसे समझौता करने के लिए। अब ऐसा क्या गिड़गिड़ा रहा है कि वो बम भी मार रहा है और गिड़गिड़ा भी रहा है। लेकिन ट्रंप ये अब जाहिर कर चुके हैं परसों से कई मौकों पर कि MOU खत्म हो गया, कोई सीज फायर नहीं है अमेरिका के साथ। जो भी कुछ नेगोशिएशन में हमने हासिल किया था सब बेकार। ईरान पर उन्होंने कहा भरोसा नहीं, ये बेकार लोग हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इनकी नीयत नहीं है समझौता करने की। तो ट्रंप ने कहा मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा, उनसे सीधा डायरेक्ट सवाल ये हुआ कि आप बातचीत करते भी रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे। उन्होंने कहा समझौते का आप कोई मतलब नहीं है, बात करनी है तो कर लो, लेकिन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब उनके लोग हो सकता है ईरान के साथ बात करते रहे, लेकिन पब्लिकली ट्रंप की पोस्टरिंग ये है कि मेरा इस बातचीत में अब कोई भरोसा नहीं है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसमें से कुछ निकलेगा। अब जो करना है वो हम सैन्य तरीके से करेंगे। एक बयान सुनाते हैं आपको ट्रंप का। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. तो ट्रंप बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत की नावों पर, पहले बोट्स पर मतलब शिप्स पर ईरान ने हमले से शुरुआत की थी। उसमें खबर यह है कि ईरान किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए कोई बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर चुका है वो बार बार। अब उसको ये समझ में आ गया कि यही मेरी लाइफ लाइन है, इसी से ही मैं बचा रह सकता हूँ। न्यूक्लियर पे तो झगड़ा ही शुरू हुआ था, तो उसको न्यूक्लियर जैसा ही एक हथियार मिल गया है। वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता और अमेरिका उस पर किसी भी सूरत में राजी नहीं है। इसीलिए ये हमले अब दोबारा होने लगे हैं। ट्रंप से एक और सवाल हुआ और बहुत सही सवाल हुआ। उससे पूछा कि आप तो कहते थे कि ये लोग अच्छे लोग हैं, जो पहले वाले थे बड़े कट्टर थे, उनको हटा दिया, उनकी जगह दूसरा रिजीम आया, उनको भी हमने मार दिया। अब ये तीसरे वाले लोग अच्छे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है। तो उन्होंने कहा मैं तब इनको समझा नहीं था, अब समझाऊं। Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think I got to know them. So I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational, but based on their actions over the last week or two, they're not doing a service to the people. And I think more than anything else is I got to know them. And I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. ट्रंप की हर बात के साथ ये राइडर लगाना जरूरी है कि आदमी आज जो कह रहा है आप ये मत मान के चलिए कि कल भी यही कहेगा। कल को फिर कह सकते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि इनमें हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो अब क्या है, लेवल 1 लेवल 2 की तरह लेवल 3 को भी ख़त्म करेंगे। तो ईरान वाले तो सोच रहे हैं अच्छा ही हुआ हमारे ख़मेनी साहब जो हैं वो अपने पिताजी के जनाजे में बाहर नहीं आए, ये तो वहीं मार देता। अच्छा, ट्रंप इस बात पे भी नाराज़ है, बोला हमसे कह के 1 हफ्ते का समय मांगा कि 1 हफ्ता कुछ मत कीजिएगा, हमारे यहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं। और उसी बीच में इन्होंने जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं सब ठीक हो रहा है। देखिए, जो जिस प्रकार से ईरान ने व्यवहार किया है और जिस प्रकार से उसका स्टैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, ये दुनिया को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है।
ये स्वीकार के योग्य है ही नहीं। और अब जो ईरान कर रहा है वो सिर्फ एक टेररिज्म का एक्ट से माना जाना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कोई उसकी बपौती नहीं है, वो एक इंटरनेशनल वाटर है जिससे सारे जहाज आ गुजर सकते हैं। कल जाकर के इस चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि मलक्का स्ट्रेट को ऐसे ही यदि भारत चोक करने की शुरुआत कर दे या भारत अपने और अपने मित्र देशों के साथ मिलकर के चोक करने की कर दे, और वही चीज़ें वहाँ से दुनिया का 1/3 ट्रेड जो है वो मलक्का स्ट्रेट से होता है। ये ठीक है कि वैसे अंडमान के सामने जो है, बिल्कुल ऐसी स्थिति में भारत को चीन से भिड़ना पड़ेगा, बाकी लोगों से तो भिड़ना पड़ेगा। और ऐसे दुनिया के ऐसे 7 ऐसे स्टेट हैं जिससे इस प्रकार की चीजें होती हैं। आपने कहा कि ईरान नहीं कर सकता ये, नहीं, ईरान जैसे भारत नहीं करेगा ऐसे ईरान भी नहीं करेगा। ईरान को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ईरान वही दादागिरी कर रहा है। क्या सर सवाल ये है, 4 महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही, अभी तो खुली थी। नहीं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के जो टर्की के अंदर नाटो की बैठक थी उसमें कहीं ना कहीं नाटो देशों के बीच में सहमति बनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। एक दूसरी बात, कल जो नाटो का अध्यक्ष है उनका बयान सुनने लायक है, और उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान का स्टैंड है वो बिल्कुल गलत है। तो क्या जाकर के नाटो में आपस में सहमति बनी है जिसके बारे में पहले वो पूरी तरीके से डिवाइडेड है स्ट्रेट ऑफ, क्योंकि जर्मनी कह रहा है कि हम अपना वॉरशिप भेज रहे हैं, बेल्जियम ने कहा है कि हम अपना वॉरशिप भेज रहे हैं माइंस को हटाने के लिए। तो क्या ये माना जा सकता है कि जो यूरोपियन है, वो मसला नहीं है ना, वो तो अलग बात होगी। ये सब नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजने का मतलब है कि वहां पर लड़ाई के लिए भी वो तैयार हैं। नहीं, ट्रम्प कल ने ये भी कहा बेल्जियम है की कि सेनाएं जाती हैं, नेवी जाती है, कल बेल्जियम की नेवी जाती है और जर्मनी की नेवी जाती है। सर पहले तो अमेरिका तो तय कर ले कि अब लड़ाई ही करनी है क्या, वही बात क्योंकि एक स्टेटमेंट और है ट्रम्प का, इंपॉर्टेंट है। स्पेन ने उन्होंने कहा कि हम ट्रम्प साहब के सामने, वो भी तो देखिए। ट्रम्प ने कहा कि जो वो द्वीप, खर्ग द्वीप जो है जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, उन्होंने कहा हमने वहां भी बॉम्बिंग की है, लेकिन मैंने कहा था ये पाइपलाइन वगैरह को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लें, कब्जा करने के लिए सेना उतारनी पड़ती है। क्या ट्रम्प वहां तक जाने के लिए मन बना चुके हैं? सवाल इस बात का है। सर वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इतने दिन में तो ये समझ में आ गया उनको कि ये इतना आसान काम नहीं है। वो होमूज पर भी कर रहे थे कि हमने कर दिया है, वहाँ पर नेवी उतार दी है, ये सब वो क्या हो गया उससे। और ये बिल्कुल ठीक बात है जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि होर्मुज को लेकर एक तरह से ये टेररिस्ट एक्टिविटी है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स पर जिस तरह से ईरान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो छोड़ने वाला है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब कोई ना कोई ईरान नहीं छोड़ेगा, ईरान किसी न किसी शर्त के बिना उसको नहीं छोड़ेगा। शर्त का मतलब कि उसका कोई ना कोई पार्शियल हिस्सेदारी, कब्जा उस पर बना रहेगा। इसको छोड़ना, डायलॉग इज डेड। डायलॉग डेड का मतलब डायलॉग से कितना निकल सकते हो उतना ही होगा। डायलॉग तो होगा, चलता रहेगा। लेकिन कल आपने कहा ये जो हुआ है उस पर ट्रम्प साहब ने खुद ने अपने पोस्ट पर भी पिक्चर्स डाली हैं, वो इसे समझ लीजिए कि कहाँ बात बॉम्बिंग की। तो वो भी एक बड़ी बात है कि किस तरह से आपको ईरान का पक्ष भी सुना देते हैं। स्पेन ने जिस तरह से ट्रम्प को खारिज किया है उनके सामने नाटो की बैठक में, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफ से अमेरिका के साथ लोग खड़े मन बना लेगा कि लंबी लड़ाई लड़नी है तो कोई ना कोई तो साथ में आएगा ही। नहीं, इजराइल तो है ही, लेकिन क्या वही स्पेन वाला जो मुद्दा है वो स्पेन का मुद्दा है ट्रेड को लेकर के, कि स्पेन ने हमें साथ नहीं दिया है, इसलिए हम उसके ट्रेड के नेटो डिवाइडेड है। खैर इसकी इसमें कोई बात शक नहीं, तो पहले क्लियर हो गया कि नेटो डिवाइडेड है। ईरान की धमकी देखिए, ईरान ने कहा है कि अगर हमारे पड़ोसी देश अमेरिका की सेना की मदद करते हैं तो फिर वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। अगर अमेरिका या उसका कोई भी साथी हमारी रेड लाइंस को पार करेगा तो हमारा जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब ये सब रिपीट लग रहा है, वो जो डेजा वू कहते हैं ना, ये सब तो देखा देखा सा है। सब वही तस्वीरें, वही लोग, वही चेहरे लौट आए, और वही जो गल्फ की और देश हैं, ईरान ने उनके ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी है, बहरीन पे और शायद कुवैत पे, किसी देश पे, कतर, कुवैत, बहरीन पर लगातार बॉम्बिंग जानने वाले हैं। तो उन्होंने भेजा है मैसेज कि 15 मिनट पहले बहरीन में सायरन साउंड, बहरीन को खूब मार रहे हैं इस बार, तो 15 मिनट पहले बता रहे हैं कि सायरन साउंड बज रहे हैं वहाँ चारों तरफ। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन एक चीज जो पिछली बार से अलग है, और मतलब मुझे कम से कम लगा, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज इस बार एकदम अलग है। ट्रंप को जैसे लग रहा था कि वो डील के नजदीक पहुंच गए, सब कुछ हो गया, और एक तरह से कहें कि जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर भले ही कमजोर चेहरा हो, भले कुछ भी, लेकिन डील तो अंत में वो करने में कामयाब थे, वो खत्म होता दिखा।
और एक तरह से कहें जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद जो अमेरिकी कंपनियां तेहरान में जाने की स्थिति बन रही थी वो बनती नहीं दिखी, और आईआरजीसी का ये हमला ट्रंप को नए सिरे से उसके लिए एक तरह से कहें कि जमीन बनाने को या उसके लिए एक जगह गुंजाइश भी देता है, क्योंकि अब वो जो कह रहे हैं और जिस तरह के हमले हुए हैं बीती रात, ऐसे हमले लगातार अमेरिका की तरफ से नहीं हुए। लास्ट टाइम जो हमले इस तरह के हुए थे वो इजराइल ने किए थे, अमेरिका ने ऐसे हमले कभी नहीं किए थे, सिर्फ एक दिन को छोड़कर। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो युद्ध है, अब ईश्वर करे कि कल ही समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ईरान की और बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। अमेरिका में कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आईआरजीसी के ऊपर जो एक मतलब और बड़ा, मैं उसका नाम भूल गया, रात को उन्होंने बताया, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सारे मामले को लीड कर रहा है। जो ट्रंप साहब बोले ना, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले वो पजेश्कियान के साथ बात हो रही थी, फिर उनके साथ हो रही थी, अब वो जो है मसला वहां पर, और जो सबसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम अभी उतर रहा है। एक तस्वीर, वो आप ठीक कह रहे हैं सर, एक तस्वीर आई थी इस बीच में, जो इनके विदेश मंत्री हैं, नाम भूल रहा हूं उनका, अरागची को लोगों ने घेर लिया और बेईमान के नारे लगाने लगे उनके सामने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कि भाई तुम क्यों डील कर रहे हो? हाँ, तो वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अब उसको पूरा कंट्रोल कर चुका है, तो इसलिए वो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि वो कहां से किस लेवल पर पहुंच गया। तेल पहुंच गया है साहब $76 पर, ब्रेंट क्रूड 76.5 पर आ गया है, 80 के करीब पहुंचता जा रहा है। सेंसेक्स हमारा आज थोड़ा बेहतर बिहेव कर रहा है, 550 पॉइंट इस वक्त। ट्रंप के लिए दिक्कत बढ़ गई है सर। ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान के साथ समझौता होने पर अमेरिका में अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि भाई हमने बड़ी जीत हासिल कर ली है, अभी कल ही डेमोक्रेट तो विरोध कर ही रहा है, रिपब्लिकन के 7 से 8 सांसदों ने कहा है कि भाई आपने कैसी डील की थी और युद्ध में क्यों जाना पड़ा, जब कह दिया था कि सब कुछ हो गया है फिर युद्ध में क्यों गए हो। तो घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप के लिए दिक्कत खड़ी हो गई, रिपब्लिकन में उसका विरोध शुरू हो गया पार्टी के अंदर। तो ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा कि ईरान से एक तरफ आप लड़ो और एक तरफ अपने घर के अंदर आप रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक का विरोध झेलो पार्टियों का। तो अपने मोर्चे पे भी ट्रंप को मुश्किल खड़ी होने वाली है। अब ट्रंप दोनों मोर्चे पे कैसे संभालते हैं, कैसे अमेरिका की जनता को कन्विंस करते हैं। अमेरिका जनता इस बात से भी नाराज है कि फिर आप युद्ध के अंदर उलझ गए, आपने कहा था युद्ध खत्म हो गया है। तो अपने देश को भी, ईरान में तो किसी को जवाब देना नहीं युद्ध लड़ने के लिए, ट्रंप को तो अपने देश में जवाब देना है, अपने रिपब्लिकन को देना है, डेमोक्रेट को देना है, अपने संसद को देना है। तो ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है अमेरिका के एंड पे भी खड़ी होने वाली है। पाकिस्तान की बात आपको बता देता हूं, बोल देता हूं, ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीनेट ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर इतनी है कि वो कभी भी युद्ध छेड़ सकता है 60 दिन और बाकी टर्म में उनका तो चुनाव पड़ेगा ना पार्टी को। तरह की खबर में बढ़ते हैं, समय चला जाएगा। पाकिस्तान से 2 बयान आपको मैं सुनाऊंगा। एक तो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और पुलिस का कत्ले-आम हो रहा है, यही शब्द है उसके लिए। कोई और देश होता और वहां इतने सेना के लोग मारे जा रहे होते तब तक तो सरकार गिर गई होती। बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया है और वेला विंडर इलाके में बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे 25 पर मुठभेड़ हुई है। और पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि इसमें एक जेसीओ समेत 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 14 बलोच लड़ाके भी मारे गए। बीएलए का दावा है कि उसके लड़ाकों ने अलग अलग हमले में सेना और पुलिस के 42 जवानों को मारा है और इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान ने कर दी है। ये 11-13 तो केवल सेना के हैं, इनके अलावा जो बाकी हैं 46 का फिगर दिया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो 30 से ज्यादा लोग वो पुलिस के जवान थे, उनकी भी बीएलए के लोगों ने हत्या कर दी है। ये उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है इनकी आर्मी के प्रवक्ता ने। तो ये हालात देखिए वहां पर बने हुए हैं। ये इसमें 11 आर्मी के और 27 पुलिस के लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं। 38 का आंकड़ा तो कंफर्म बिल्कुल बता दिया गया है, लेकिन कई और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को भी मैंने देखा, वो इस आंकड़े को 40 के ऊपर बता रहे हैं। 40 से ज्यादा लोग एक हफ्ते के अंदर अकेले बलूचिस्तान के अंदर मारे गए हैं सेना और पुलिस के। इन हालात में कैसे 18 वो लोग भी हैं जो एब्डक्टेड पुलिस ऑफिसर्स थे, जो बलूच आर्मी के वो बताया उसने कि वो 18 पुलिस वालों को मार दिया, वो अब्डक्टेड लोग थे। तो जब वो बलोच लोग जो है वो घिर गए तो उन्होंने फिर उनके बंधक जितने थे पुलिस वाले, उन सबको जो है गोली मार दी है। ये हालात बने हुए हैं और अब बलूचिस्तान में वो चाह रहे हैं कि दुनिया आके इन्वेस्टमेंट करे। क्या इन्वेस्टमेंट करेगी ऐसे हालात में आकर के? सर अमेरिका अलग फंस गया बलूचिस्तान में। वो तो अभी पाकिस्तान का, खासतौर से बलूचिस्तान का जो मसला है वो तो बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान की सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस मसले पर
बात को आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग पीओके की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो भी हिस्सा ऐसा का ऐसा फंसा हुआ है जहाँ पर पाकिस्तान की सरकार भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वहाँ तो सीधा सीधा सा रिवोल्ट हो गया। यहाँ तो बलूची जो लड़ाके हैं वो सेना के साथ और पुलिस के साथ एक तरह से वो करते हैं, मुठभेड़ करते हैं, लेकिन पीओके में तो पूरी की पूरी जनता जो है वो उतर कर आ गई है जी। तो वो दोनों जगह अब इसमें डेवलपमेंट की बात और अमेरिका के साथ रिश्तों की बात वो सब बेमायने जैसी हो रही है। जब देश अंदर से जल रहा है। एक रेफरेंस के लिए केवल, पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था, बॉर्डर क्रॉस करके हमला कर दिया था हमने, बालाकोट का तो यहाँ किस पर हमला करेंगे? वो ढूंढने को तो अफगानिस्तान ही मिलता है उनको। अफगानिस्तान पर, और फिर अफगानिस्तान के साथ हमला करके फिर अफगानिस्तान जिस तरह से जवाब देता है, वो अफगानिस्तान से अभी वो चाहते नहीं कि उस तरह से लड़ाई लड़ी जाए, पहले बलूच के साथ हो, फिर पीओके के साथ हो, और अभी इतना बड़ा काम भी वो कर रहे हैं। देखिए ईरान अमेरिका की जो जंग रुकवाने का काम जो कर रहे हैं मुनीर साहब और शहबाज शरीफ, तो उस मुझे लगता है बलूच को और इनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अभी पाकिस्तान में और सेंसर militant जो है वो activities बहुत में नीचे से धड़ाम से गिरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जंग के के बाद। मारे जाने का जो रिकॉर्ड है ये आसिम मुनीर बना रहा है। हाँ। आज तक किसी आर्मी चीफ के इतनी अंदर, ज्यादा। एक तो इतनी ताकत किसी आर्मी चीफ के पास कभी नहीं थी, किसी आर्मी चीफ के अंडर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी नहीं मारी गई जितना आसिम मुनीर के अंडर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी इनके प्रवक्ता ने बात की थी, वो भी आप देख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, गजब बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये इंडिया कहता है कि ये नदियों का पानी वो तय करेगा, हम कहते हैं कि ये 6 नदियां जो कश्मीर से निकलती हैं, इन 6 नदियों का पानी हम तय करेंगे कि हिंदुस्तान को देना है कि नहीं देना। तो कैसे तय करोगे? वो तो हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में जो कश्मीर है वहां से आती हैं सारी नदियां। तो कहा कश्मीर तो हमारा है ना, तो कश्मीर जब हमारा है तो ये तय भी हम करेंगे कि इसका पानी किसका है। बड़ी अच्छी बात की। वो तो परेश रावल वाली फिल्म याद आ गई, अंदाज अपना अपना, वो देखी आपने? मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, सारी अंडे और मुर्गी खरीदूंगा, अंडे और ब्रेड का की फैक्ट्री लगाऊंगा। हाँ, वैसा ही लेकिन एक कहा जाता है ना, इनकी बात सांप को कुचलना चाहिए तो पूरी तरीके से मारना चाहिए। तो ये जहरीला पाकिस्तान जहरीला सांप है, उसके साथ दोस्ती यारी बातचीत संवाद बिल्कुल नहीं। इसमें जो कह रहे हैं ना, इनकी बात हमारे मोदी जी ने सुन ली और खोल दिया है सब पानी। यहाँ भी बहुत लोग परेशान थे कि बड़े पाकिस्तानी प्यासे हैं, तो खोल दिया है, बढ़िया एकदम जम के पानी जा रहा है। बारिश बहुत हो गई है ना, तो बहाव बहुत बड़ा है। और ये इतना मूर्ख आदमी है, पता नहीं किसने इसको ये जिम्मेदारी दे दी है। अरे भाई, दरिया का बहाव, नदी का बहाव तय होता है कहां से आ रही है और कहां जा रही है। फ्लो हम तय करते हैं, फ्लो आप कहां से तय करोगे? आप तो रिसीविंग एंड पे हो। वो सपना बताया उसने, मैं कह रहा हूं सपना ठीक है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, फिर हम तय करेंगे। लेकिन अभी विजय जी कह रहे थे कि जिस दिन ये सुलझ जाएगा उस दिन तो एक बूंद नहीं मिलेगी। वैसे भी मोटा भाई कहां से कहां तक आपको पता है कि नहीं? पास है दुनिया की सबसे बड़ी वो कैनाल परियोजना पर भारत काम कर रहा है। अगर ये पूरी हो गई तो आप जम्मू से और एक और जगह है जहां से उसका नाम मैं भूला, उन दोनों जगह से राजस्थान और गुजरात तक पानी लेके जाएंगे। ये तैयारी हो गई तो आपको तो पता ही नहीं कि भारत क्या करने जा रहा है। बाकी ठीक है, बड़बोलापन कुछ भी बोलना अपने लोगों को समझाने के लिए वो आप कर सकते हैं। फिलहाल पानी जब हम चाहेंगे तब खुलेगा, जब पानी चाहेंगे तब बंद होगा, और उस पानी को आगे डाइवर्ट करके हम बिजली भी बनाएंगे, बांध भी बनाएंगे, और उसे अपने यहां जहां जरूरत होगी वहां तक लेकर। प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे थे ना कि भाई सांप है उसको पूरी तरह कुचलना ही होता है, अधमरा नहीं छोड़ा जाता सांप को। मैंने हमने पहले एक बार बहुत पहले बात की थी, मुझे फिर वो दिख गया वो स्टेटमेंट कहीं कि क्या इलाज है भारत पाकिस्तान के झगड़े का। तो उसका एक एक्सपर्ट थे, उनका एक कहना था, जब तक पाकिस्तान की आर्मी को कोई ऐसी शिकस्त नहीं मिलती जिसमें वो चूर चूर हो जाए, तब तक ये झगड़ा नहीं सुलझ सकता। जब तक पाकिस्तान की आर्मी है तब तक ये झगड़ा नहीं सुलझ सकता। कोई एक ऐसी लड़ाई भविष्य में अगर होगी और उसमें भारत इतनी बुरी तरह मारे, डिसाइसिव कि सेना और चोट सेना को पड़े, पाकिस्तान को नहीं, तब तक ये झगड़ा नहीं सुलझेगा। सर समीर जी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान की आर्मी है जो किसी भी तरीके से मतलब कोई अगर समझौता होने की स्थिति नहीं करने देती, और भड़काने वाला बयान जिस तरीके से वो दे रहे हो, जिस तरीके से मतलब दिवा सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत जल्दी आएगा। अभी जो वक्त आया तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारत ने एक झटका देकर समझा दिया है कि भाई अभी से हमने आतंकवादी को मारा है,
आने वाले समय में आपका क्या आशय होगा? तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को उसे समझ में आ गया कि छोटे से झटके के अंदर पाकिस्तान कितना तबाह हुआ था। अगर पाकिस्तान भारत से फिर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, वो भारत उसकी तैयारी कर चुका है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से बयान आया, लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, तो मुझे लगा कि भारत उसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक मिलने वाला है। हो सकता है पाकिस्तान जो कहा है कि भाई सांप को उसका फन कुचलने का वक्त आ गया, तो आएगा कि पूरा सांप को कुचल दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान कभी इस हैसियत में नहीं रहेगा कि भारत के साथ वो किसी शर्तों पे बात कर सके या ये कह सके कि भाई 6 नदियां तो हमारी, हम तय करेंगे कहां से पानी बहेगा। एक एक बूंद के लिए ये तरसेंगे आने वाले समय में।